शिकार से नकुल कर दौड़ खाई तो जरा जान में जान आई। कोई आधे मील चलकर हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से उतराई शुरू होती थी, मगर नीचे का सारा मंजर धुंधला और बादलों में छपा हुआ था और कुछ पता न चलता था कि हमारे कदमों तले क्या है, कोई वीराना है या जंगल या हरे भरे मैदान। हम धुंध छटने के इंतजार में बैठ गए। हमें यही फिक्र थी कि खाने का क्या बंदोबस्त हो। इतने में सामने से धुंध कुछ हट गई और कोई 500 गज दूर एक पहाड़ी नदी के किनारे 10-12 मोटे ताजे हर नजर आए। फासला बहुत था और हमने इतनी ताकत न थी कि रेंग रेंग कर आगे बढ़े। हम चारों ने राइफलें तान ली और निशाना बांध कर फायर कर दिया। फुरा ही एक हरन गिर गया और उसके साथ ही छलांगी मारते हुए अधर अधर भाग गए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हरन का गोश्त बनाने के बाद हमें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे पास माचिस तो थी, लेकिन आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां और घास फूस नहीं था। आखिर गिड ने कहा, अगर जिंदा रहना है तो गोश्त कच्चा ही खाना पड़ेगा। हमने उसके मशूरे पर अमल किया और गोश्त को नदी में धोकर कच्चा ही चबा गए। किसी ने सच कहा है कि भूखे आदमी को हर चीज नमक मालूम होती है, चाहे वो अबली हुई घास हो या कुछ का गोश्त। भूख मिटने की देर थी कि हम अपने आप को चाको चुबंद महसूस करने लगे। हम खाने में इतने महव थे कि हमें किसी बात का होश न था। खाने के बाद उठकर जो देखा तो मंजर ही और था। पन साफ हो चुकी थी और जहां हम खड़े थे वहां हजारों फीट नीचे जहां तक नजर काम करती थी सब्जा ही सब्जा दिखाई देता था। कहीं घने जंगल थे तो कहीं घास के मैदान जिनमें हजारों जानवर चलते फिर रहे थे। कहीं चमकीली नदियों का जाल बचा था तो कहीं ऊंची पहाड़ियों ने सर अट्ठा रखा था। कहीं गोल गोल छतों वाले कच्चे मकान थे। गर्ज ऐसा पुर बाहर मंजर था कि देखने से आंखों में तरावत आती थी। हम जिन रेतले और बर्फानी वीरानों से गुजर कर यहाँ पहुंचे थे उनके मुकाबले में ये सब इलाका जादू का तमाशा मालूम होता था। हम देर तक चुपचाप खड़े उस नज़ारे से दिल बहलाते रहे। आखिर सर हेनरी ने कहा, मुझे याद है कि हमारे नक्शे में सलीमानी सड़क का भी जिक्र था, जरा अधर देखो। हो रही सलीमानी सड़क। गिड और मैं दोनों सर हेनरी की बताई हुई समत में देखने लगे। हमें एक पक्की और बहुत चौड़ी सड़क दिखाई दी। उसको देखकर हम हैरान जरूर हुए, मगर हमारे साथ इतने अजीब वाकयात पेश आ रहे थे कि हैरान होना हमारे लिए मामूली बात बन गई थी। गिड ने कहा, अगर हम दाएं तरफ चलते तो सड़क पर पहुंचने में ज्यादा देर न लगेगी। क्या ख्याल है? हमें क्या एतराज हो सकता था। हमने नदी में हाथ मुंह धोया, हरन का कच्चा गोश्त साध लिया और सड़क की तरफ चल पड़े। बहरहाल मील भर का सफर तय करके हम सड़क पर जा पहुंचे। उस सड़क पर चलने लगे। जो आगे गए आसपास का मंजर ज्यादा खूबसूरत होता गया। हकीकत यह है कि सलीमानी सड़क इतनी अच्छी थी कि आजकल के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसी सड़कें कम नजर आती हैं। रास्ते में जहां खड़ा जाते वहां पत्थर के पल बने होते थे और एक सड़क सुरंगों में से गुजरती थी। उसके अलावा सड़क के दोनों तरफ से चट्टानों पर तरह तरह की तस्वीरें खुदी हुई थी। कहीं जंग के मंजर थे तो कहीं रथसवार शहजादे शिकार खेलते दिखाए गए थे। गर्ज वो सड़क अजायबात में से एक थी। पहाड़ी इलाके से निकल कर एक घने जंगल में पहुंचे। छांव में पांव रखते ही गिड ने कहा, यारो क्या ख्याल है कि कुछ गोश्त भून कर खाया जाए? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सभी को भूख लग रही थे। हमने जरा सी देर में बहुत सी सूखी टहनियां और पत्तियां इकट्ठी करके आग जलाई और गोश्त भून कर खाया। हम दरख्तों के साए में लेट गए। पास ही एक नदी बह रही थी। वो बहते पानी की आवाज ही ठंडी हवा के झोंके, हरी हरी घास का लहराना, रंग बिरंगी चिड़ियों का चहचहाना, ऐसा मालूम होता था कि जन्नत में आ गए हैं। लेटे लेटे मुझे ऊँघ सी आ गई। आँख खुली तो देखा कि सर हेनरी और अम्बुपा एक तरफ बैठे टूटी फूटी अंग्रेजी और ज़ुलू जुबान में गिप लड़ा रहे हैं, मगर गिड गायब है। मुझे कुछ फिक्र हुई। उठकर अधर अधर देखा तो पता चला कि हजरत नदी के किनारे नहा धोकर बैठे हैं। मेरे देखते ही देखते गिड ने जीप में से कंघी निकाल कर बाल बनाए, पतों से रगड़ रगड़ कर जूते साफ किए और फिर शो करने के लिए एक नना मना आईना और सेफ्टी रेजर निकाला। मुझे हंसी आ गई कि भला यहाँ कौन देखेगा गिड की दाढ़ी मंडे हुई है या नहीं। बात यह थी कि गिड जरूरत से ज्यादा सफाई पसंद था। इसे हर वक्त अपने कपड़ों को जिस्म की सफाई की फिक्र रहती थी। उसने चेहरे पर हरन की चर्बी मिली और दाढ़ी मूंदने लगा, मगर अभी मुश्किल से आधी मंडी थी कि एकाएक कोई लंबी चमकीली सी चीज साए साए करती पर से गुजरी और दूर जागीरें गिड की चीख निकल गई और वो चहल पड़ा। मैं भी चौंक उठा। जधर से वो चीज आई थी अधर देखा तो कोई 20
मुकद्दम पर कि लंबे तरंगे आदमी नजर आए जिनके जिस्म तांबे के रंग के थे, उनके बालों में काले परों की कलियां लगी हुई थी और उन्होंने शेर चैतों की खाली पहन रखी थी। उनके आगे 17-18 बरस का नौजवान उस तरह झका खड़ा था जैसे उसने अभी अभी कोई चीज फेंकी हूं। मैं समझ गया कि उसने नेजा फेंका है। हमारे देखते देखते उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बाकी लोग उसके पीछे हो लिए। गिटसर हनरी और अम्बूपा ने राइफलें तान ली, मगर वो लोग जरा न डरे। उनकी बेखौफी से मुझे ख्याल आया कि शायद उन लोगों ने राइफलें कभी नहीं देखी। मैंने अपने साथियों से कहा कि फायर न करना। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और ज़ुलू जुबान में उस आदमी से कहा, खुशामदीद। बूढ़े ने एक ऐसी जुबान में जो ज़ुलू से मिलती जलती थी जवाब दिया, खुशामदीद। तुम कौन हो और कहां से आए हो, और ये क्या वजह है कि तुम में से 3 आदमी सफेद रंग के हैं और चौथा हमारे जैसा है। वाकई उन लोगों से मिलता जलता था, मगर उस वक्त मुझे उस बात पर गौर करने का होश कब था। मैंने कहा, हम परदेसी हैं और यहाँ किसी बड़े इरादे से नहीं आए। ये शख्स हमारा मुलाजिम है। वो गिरज कर बोला, तुम झूठ बकते हो। उन पहाड़ों को पार करना इंसान के बस की बात नहीं। तुम परदेसी हो और हम ककवानों का कानून है कि किसी परदेसी को अपने मुल्क में नहीं रहने देते। इसलिए झूठे परदेसियों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे तो पसीने छोड़ गए, समझ में न आता था कि क्या करूं। इतने में गिड ने मुझसे पूछा, ये कमबख्त क्या कह रहा है। मैंने कहा, ये कहता है कि हम सबको जान से मार दिया जाएगा।